माजी के पन्नों को पलटकर देखा तो जाना हुकूमतें बनती हैं लोगों से। आज के आईने में झांका तो देखा कि जमहूरियतें चलती हैं लोगों से। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान, कानून साज, मुंसिफ, अफसर आला और प्रेस, इस जमहूरियत को संभालते सातून, इनके कंधों पर टिकी है जिम्मेदारी इस मुल्क की। कौन हैं ये लोग, क्या हैं इनकी जिम्मेदारियां? इन सड़कों से गुजरते अक्सर ये सवाल जहन में आते हैं। अब हम मांगेंगे जवाब, करेंगे कुछ बातें। आदाब नाजरीन, उर्दू हाट टॉक में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको रूबरू करवाते हैं उन शख्सियात से जो हमारे मुल्क को बनाने में एक अहम किरदार निभा रही हैं या निभा चुकी हैं। जैसे हमारे इलाके के MPs, हमारे मिनिस्टर्स, कानून साज या फिर सहाफ़ी, वो लोग जो हमारे मुल्क को बनाने में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आम लोगों की ज़िंदगी को और आसान बनाने में वो मदद करते हैं। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो 5 बार लगातार MP रहे हैं और अब तक 8 बार MP रहे हैं। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और एक बार फिर से उनके कंधों पर एक बहुत ही अहम मिनिस्ट्री का जिम्मा आया है। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर रामविलास पासवान से। रामविलास पासवान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। शुरुआत में करना चाहूँगी सवाल से, जो मिनिस्ट्री आप देख रहे हैं तो सबके जहन में ये सवाल आता है कि आखिर ये मिनिस्ट्री काम कैसे करती है। हमारे पास में 2 मंत्रालय हैं, 2 विभाग हैं। एक विभाग है जो फूड, खाद्य और आपूर्ति का है, और दूसरा है कंज्यूमर अफेयर्स का, उपभोक्ता का। और दोनों मंत्रालय बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो जहाँ तक खाद्य विभाग का सवाल है, उसमें हमने शुरू में ही घोषणा किया है कि हमारे देश में गरीबी है, लेकिन लोग भी भूख से मरते रहे हैं। जो हमारी सरकार है नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में, हमने पहले ही दिन कहा है कि हमारी सरकार में कोई भूखा आदमी नहीं कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। और इसके लिए हमने व्यवस्था किया है कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसको हम कड़ाई से पालन करें। तो अभी आप देखेंगे कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट जिन जिन राज्यों में नहीं है, वहाँ जो सिस्टम है वो है APL है, BPL है और अंत्योदय है। तो जो APL के लोग हैं उनको करीब करीब 6 रुपये किलो गेहूँ, 8 रुपये किलो चावल खरीदना पड़ता है। जो BPL के लोग हैं उनको 4 रुपये किलो गेहूँ और 6 रुपये किलो चावल खरीदना पड़ता है। और जो अंत्योदय के लोग हैं उनको 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, 1 किलो रुपये मोटा अनाज जो होता है, मक्का वगैरह खरीदना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हर स्टेट में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो जाए। यदि फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होता है तो हर व्यक्ति को 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल मिलेगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं। हम राशन कार्ड देखें तो एक के नाम पर कई राशन कार्ड बने होते हैं। हम अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी बहुत बहुत ख़राब है। जो गरीब है उन्हें मिल ही नहीं पाता है, बल्कि वहाँ से अनाज की बोरियाँ अमीर के यहाँ चली जाती हैं। तो ये जो डिसबैलेंस है, इसको सही करने के लिए आपकी तरफ से क्या स्टेप उठाए जाएंगे? उसके लिए एक है कि पहले जो नियम था उसमें BPL परिवार को दिया जाता था। अब जो है BPL परिवार को नहीं दिया जाएगा, बल्कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इंडिविजुअल को दिया जाएगा।
पर व्यक्ति के नाम से पर किलो अनाज जो है अनाज प्रति महीना दिया जाएगा। तो अब उसमें जो है वो ज़्यादा जो लीकेज था वो क्या कहते हैं ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो क्या कहते हैं कि इससे ये होगा, और दूसरी बात है आबादी निश्चित कर दी गई है कि एवरेज 100 में 75 लोगों को गांव में और 100 में 50 लोगों को शहर में जो इस स्कीम का लाभ उनको मिलेगा। तो ये अमल में कब से आएगा? नहीं, ये ऑलरेडी 11 स्टेट्स जो हैं 11 राज्यों में ये चल रहे हैं, लेकिन वहाँ भी अभी तक जो है जो बेनिफिशरीज वगैरह का नाम जो है वेबसाइट पर डालने वगैरह वाला मामला नहीं हुआ है। और 1-2 राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है, वहाँ ये काम सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि मार्च तक में हमने कहा है कि हर राज्य, पूरे देश में जितने राज्य हैं सब लोगों को अपने राज्य में जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू कर लेना चाहिए। लेकिन लगातार जिस तरह के मामले सामने आते हैं कि एक राशन कार्ड पर कई लोगों के नाम होते हैं, उनको सही से जो अनाज मिलना भी चाहिए जिसके वो हकदार हैं वो उन्हें नहीं मिल पाता है। जो शॉप चला रहा है, जिसकी राशन की जो दुकान है, वो और लोगों के पास बोरे के बोरे जो हैं वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को सही तरीके से चलाया जाए, इसके लिए क्या आगे आपकी क्या प्लानिंग है? तो सब चीज़ को ऑनलाइन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये शिकायत जो है वो शिकायत है और सही है। सबसे बड़ी बात है कि गोडाउन में से, जैसे सब FCI के गोडाउन में से यदि वो जाता है फेयर प्राइस शॉप के ऊपर में या राज्य सरकार उसको ले जाती है, तो कहाँ अनाज जाता है इसकी कोई गारंटी नहीं है आज। चूँकि आप 2 रुपये किलो में अनाज जो खरीद रहे हैं वो मार्केट में 18 रुपये में बिक रहा है, तो वो दुकान फेयर प्राइस शॉप के बजाय मार्केट में जा रहा है या फेयर प्राइस शॉप पर जा रहा है या फेयर प्राइस शॉप पर जा रहा है तो अच्छा अनाज जा रहा है कि उसके बदले में ख़राब अनाज पहुंच गया। कंज्यूमर्स हैं, लाभार्थी हैं, वो जो सामान ले रहे हैं उनको पूरा सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड बनाना भी राज्य सरकार का ही काम है, तो राशन कार्ड के ऊपर में जितना सामान मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारा चीज़ देखना उनका है। तो इसमें शिकायत काफ़ी है, लेकिन धीरे धीरे उसको हम लोग सुधार भी कर रहे हैं। और इसलिए जिन राज्यों में अभी फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू नहीं हुआ है उनको हम लोगों ने साफ तौर से कहा है कि जब तक आप इन सारी चीज़ों को डिपो ऑनलाइन नहीं करेंगे, कंप्यूटराइज नहीं करेंगे, बेनिफिशरी का नाम वेबसाइट पर नहीं डालेंगे, निगरानी समिति नहीं बनाएंगे, ये सारा चीज़ नहीं करेंगे, तब तक हम डिक्लेयर नहीं करेंगे कि फूड। आपने कोई डेडलाइन इसके लिए तय की है? हमने पहले 4 जुलाई 2013 को जब लागू हुआ था तो 4 जुलाई 2014 को 1 साल पूरा हो गया था। उसमें लिखा हुआ था 365 दिन के अंदर में लागू करना होगा, लेकिन लागू नहीं किया। 11 स्टेट लागू, फिर हमने 3 महीना समय बढ़ाया, उसमें भी सब लोग समय मांग रहे हैं। और अब जो है फिर हमने 6 महीने का समय जो है 4 अक्टूबर को 6 महीने का समय बढ़ाया है और हमको उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर में हो जाना चाहिए। रामविलास साहब, आप कह रहे हैं स्टेट की आप बात कर रहे हैं, आप सेंटर की बात कर रहे हैं। हमेशा देखा जाता है कि ज़्यादातर जो इश्यूज़ आते हैं उसमें स्टेट सेंटर को गुनहगार मानता है और सेंटर जो है वो स्टेट के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को डाल देता है। तो ऐसे में आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि, क्योंकि आप एक ऐसे सूबे से आते हैं जहाँ पर ये परेशानी सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गरीबी सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन के हालात बहुत ख़राब हैं, तो आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये स्टेट और सेंटर की लड़ाई न रहकर बल्कि गरीब जो है उसे कम से कम फ़ायदा पहुँचे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है ट्रांसपेरेंसी है कि जब एक बार मानते हैं कि सब पारदर्शिता हो जाए, सब चीज़ क्या कहते हैं कि वेबसाइट पर आ जाए, ऑनलाइन हो जाए, सारा का सारा कंप्यूटराइज हो जाए, तो आप घर बैठे सब कुछ देख सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा यदि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से समय पर अनाज नहीं गया तो हम उसके लिए दोषी हैं। लेकिन यदि अनाज पहुंच जाता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए राज्य सरकार दोषी है। मेन चीज़ तो ये है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वितरण। तो वितरण प्रणाली को कैसे सुदृढ़ किया जाए समझने के, तो ऐसी बात नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को मालूम है कि हमको BPL वाले को कितना मिल रहा है, APL वाले को कितना मिल रहा है, उनको मालूम है। सिर्फ है कि हम लोग भी जब गांव में जाते हैं तो लोग 2-2 महीना 3-3 महीना का कार्ड रखे रहते हैं कि साहब हम फेयर प्राइस शॉप पर जाते हैं, हमको मिलता नहीं है, मिलता भी है तो कहीं कहीं ज़्यादा पैसा हमको देना पड़ता है, ख़राब अनाज दे दिया जाता है जो खाने के काबिल नहीं होता।
अब जबकि देखिए कि जो एफसीआई है, एफसीआई का नियम इतना कड़ा है कि आपको चावल में थोड़ा सा भी दाग रहेगा, धब्बा रहेगा या थोड़ा टूटा रहेगा, वो नहीं खरीदेगा। उसका स्टैंडर्ड से कोई समझौता, उसमें स्टैंडर्ड में कोई समझौता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एफसीआई से जो सामान जा रहा है वही फेयर प्राइस शॉप में जा रहा है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसको कैसे ठीक किया? तो वही हमने कहा नहीं, जब ऑनलाइन हो जाएगा, डिपो ऑनलाइन हो जाएगा, कहाँ से सामान कहाँ जा रहा है, आपको सारा का चीज़ कौन ट्रक से जा रहा है, ये सारा का सारा चीज़ जब हो जाएगा तो कहीं उसमें किसी को जो है बंगलिंग करने का गुंजाइश नहीं रहेगा। एक थोड़ा आपके मिनिस्ट्री के लिहाज से मैं समझना चाहूँगी, लोग देखते हैं आप फेस हैं मिनिस्ट्री का, तो लोग आपको देखते हैं हर लिहाज से कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो आंसरेबल आप हैं, लेकिन आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर काम करते हैं। तो किस तरह से आप काम करते हैं, प्लानिंग आप किस तरह से करते हैं, कैसे मेक श्योर करते हैं कि यहाँ अब लूप होल्स हैं और यहाँ हमें अब और बेहतर करना है, बेहतर प्लानिंग करना? देखिए हम लोग हमने यहाँ सिस्टम बना लिया है, हर बुधवार को हमारा एक तो पहले वेबसाइट है, उस वेबसाइट को हम बहुत मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास में इससे भी एक बड़ा मकामा है जो बहुत ही पावरफुल है, वो है कंज्यूमर्स का, जो कंज्यूमर्स जो उपभोक्ता के लिए है। तो हम लोग हर जो है बुधवार को हम लोग, मैं हूँ, हमारा स्टेट मिनिस्टर हैं, सारे अधिकारी लोग हम लोग बैठते हैं और बैठ करके उसमें विस्तार से हम लोग हर चीज़ को मॉनिटरिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा लूप होल्स है, कितने हमारे पास में शिकायतें आई है, उस शिकायत में लोगों की क्या मेन शिकायतें हैं, आरटीआई से क्या हमारे पास में मांगा गया है। तो उसमें हम लोग इस सारे चीज़ को, और अपना फिर विजन होता है तो उसको हम लोग उस आधार पर हम लोग थोड़ा जहाँ कहीं भी गड़बड़ी हम लोग देखते हैं उसमें सुधार करते रहते हैं। आप 1977 में आप पहली बार एमपी बने थे और आप लगातार 5 बार बने और 8 बार अब तक आप एमपी बन चुके हैं, तो जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस तो आपको इतना है कि किसी और के पास मुश्किल से ही होगा। लेकिन क्या जब आप एक मिनिस्टर है, खासतौर पे इस तरह की आप मिनिस्ट्री में आए हैं और सूबे से इस तरह से आए हैं, तो कितनी जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये मेरा विजन है, क्योंकि मैंने इतनी चीज़ों को देखा है, इतने लोगों को मैंने देखा है, तो अब मैं अगर इस मिनिस्ट्री में आया हूँ तो मेरे हाथ से कुछ गलत ना हो जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए हम जो जितनी भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है, चाहे रेलवे हो, कम्युनिकेशन हो, कोयला हो, खान हो, फर्टिलाइज़र हो, स्टील हो, या मानते हैं कि केमिकल्स हो, लेबर मिनिस्ट्री हो, वेलफेयर हो, तो माइनॉरिटी का है या बैकवर्ड क्लासेस, सारे के सारे हमने देखा है। और हमारी एक ही है कि हम जिस मिनिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहली बात है कि लोगों को ये लगे कि भाई हम जिस मिनिस्ट्री में गए हैं उसमें गरीब का भला हुआ है। जो आपने टीम की बात कही, हमको कभी किसी मिनिस्ट्री में कभी किसी अफसर से कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि अफसर के पास में दिमाग है और नेता के पास में दिल होता है। तो दिल और दिमाग को एक दिशा में काम हो जाए तो बहुत काम ठीक चलता है। तो उसमें हमको कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ, सेक्रेटरी के साथ में या और भी दूसरे अधिकारी हैं उनके साथ में नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि नेता के पास में विजन होना चाहिए। यदि हम फूड मिनिस्ट्री में हैं तो हमको 2 चीज़ देखना पड़ेगा कि एक तो फूड का जो अनाज का उत्पादन है, जो अनाज का वितरण है, जो गरीब लोग हैं। अब हमारे सामने में एक समस्या जरूर है कि मानते हैं कि जैसे हमने 5 किलो अनाज हम देते हैं, तो 5 किलो अनाज देते हैं तो 5 किलो अनाज क्या कहते हैं कि उसमें जो गुणवत्ता न्यूट्रिशन है, चावल गेहूँ में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो उसको कैसे दिया जाए उनको समझने के। हालांकि 5 किलो जो है देखेंगे तो बहुत कम है, एक महीना में यदि 5 किलो का अनाज जो है एक गरीब के लिए जो है सफिशिएंट क्या कहते हैं कि नहीं है। तो ये सारी क्या कहते हैं कि दिक्कतें क्या कहते हैं कि हैं। लेकिन अब उसके लिए जैसा कि हमने कहा कि स्टोरेज कैपेसिटी है, सरकार को सब्सिडी देना पड़ता है। अब अभी मानते हैं कि सब्सिडी वैसे लोग को भी, जैसे आज फाइनेंस मिनिस्टर ने संकेत दिया कि वैसे लोग भी सब्सिडी का लाभ उठाते हैं जो स्वयं अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत अमीर हैं लेकिन सब्सिडी लेते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे पब्लिक में जब जागरूकता क्या कहते हैं कि आएगी और आपका विजन सही रहेगा, पाल लेंगे उसको। हम इस मंत्रालय को भी हम चाहते हैं कि एक ऐसा मंत्रालय बने जो लोगों को लगे कि मतलब खाना जो है हर आदमी को खाना चाहिए।
लेकिन ये एक ऐसा जाल है और इतना बारीकी से ये बुना हुआ जाल है कि किस तरह से लोगों को खाना मिले। आपने मेक श्योर कर दिया, FCI ने मेक श्योर कर दिया कि भाई जो अनाज है वो सही ढंग से राशन दुकान पर पहुँचे। राशन वाला ये मेक श्योर नहीं करता कि वो लोगों तक पहुँचे, और लोग जो हैं, जो असल में हकदार हैं, उनको सही से वो मिल नहीं पाता। तो ये इतना बारीक जो जाल है उसको बस उसका एक ही तरीका है कि सबको ऑनलाइन कीजिए। देखिए कभी कभी जैसे आपका मतलब फेयर प्राइस शॉप है, वो फेयर प्राइस शॉप को मार्जिन ही नहीं मिलता है, नहीं मार्जिन मिलेगा तो गलत काम करेगा, तो उसको मार्जिन मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि फेयर प्राइस शॉप पर जो कहते हैं कि ले जाने की जवाबदेही जो है हमने कह दिया है कि अब राज्य सरकार को हो गया, जो पैसा लगेगा हम देंगे। अब हमने कहा कि नहीं, डोर स्टेप डिलीवरी का मतलब है कि उनके यहाँ सामान पहुँचाओ, जिससे हम उसको रिस्पॉन्सिबल करें कि यदि किसी गरीब को अनाज नहीं मिलता और टाइमली मिलना चाहिए, उसके लिए फिक्स कर दीजिए समय कि एक महीना का अनाज जो है इतने दिन से इतने दिन के भीतर में क्या कहते हैं कि मिलेगा। उसके बावजूद भी जो लोग लेना चाहेंगे लेंगे। बहुत जगह हम लोगों ने ये भी कह दिया है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो हम 6 महीने तक का अनाज दे सकते हैं एक ही बार। यदि सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति को 5 kg अनाज मिलता है, यदि 6 महीने का वो लेना चाहे तो आप 6 महीना का दे दीजिए, 30 kg एक बार दे दीजिए। आपको जो कोई शिकायत क्या कहते हैं कि जो हर महीने की शिकायत आती है वो कम हो जाएगा जी, तो थोड़ा भार कम हो जाएगा। सरकार की जी। आपकी पॉलिटिकल करियर के बारे में हम बात करेंगे, ख़ासतौर पर बिहार के तनाजुर में अगर हम बात करें तो अभी वहाँ पर बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है। आप अपने आप को वहाँ पर किस पोजीशन पर खड़ा पाते हैं? नहीं, कुछ नहीं। देखिए बिहार में क्या है कि लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास में अपना जो वोट है वो वोट परफेक्ट है। किसी भी आदमी से पूछिएगा तो एक ही कहेगा कि रामविलास पासवान के पास में जो वोट बैंक है, वो जो लोजपा का, वो कहीं भी हम NDA में जाते हैं या UPA में गए, उसमें कहीं 1% भी चाहे नहीं, कितना ही बड़ा अलायंस बिहार में हो जाए, हाँ कितना बड़ा भी क्या कहते हैं कि उससे कोई क्या कहते हैं उससे कोई फर्क क्या कहते नहीं पड़ता है। अब तो इसलिए जो है वो हमको उससे कोई परेशानी नहीं है। अभी परेशानी उन लोगों को है चूँकि अब जो एक NDA का जो एक उदयमान हुआ है और नरेंद्र मोदी जी का जो एक कारवां चला है, उनके नेतृत्व में जो करिश्मा हो रहा है, तो उससे सब लोग वहाँ परेशान हो गए हैं। तो जब बाढ़ का पानी आता है तो सब सांप बिच्छू एक ही डाल के ऊपर में जाके बैठ जाता है। अब सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं, कोई गठबंधन हो रहा है, कोई महागठबंधन हो रहा है, कोई महामोर्चा हो रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन लोगों को एक छोटी सी शिकायत आपसे भी है कि आप UPA में थे या आप एक ऐसे तबके के नेता माने जाते हैं जहाँ जिन्होंने बिल्कुल नीचे तबके के लोगों का ख्याल रखा, माइनॉरिटीज़ का आपने ख्याल रखा, और हाल ही की गवर्नमेंट से लोगों को उतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। हो सकता है गवर्नमेंट बहुत अच्छा करे, लेकिन इस तरह की उम्मीदें नहीं है। तो आप ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि आप लोगों का जो यकीन है आपके ऊपर उसी तरह से बरकरार? बिल्कुल रहेगा। हम लोग NDA में पहली बार तो नहीं गए हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में थे तो लोगों को कोई शिकायत थी क्या? बल्कि आप कश्मीर में जाकर के पूछिए तो जितने प्राइम मिनिस्टर हैं सबसे ज़्यादा लोग अटल बिहारी वाजपेयी को लायक करते हैं। उसी तरीके से मानते हैं कि अभी जो कश्मीर में जो बाढ़ आया, हमको नहीं लगता है कोई भी प्राइम मिनिस्टर जाकर के तुरंत पहुंच जाना और उसी समय में 1000 करोड़ की घोषणा करना, होम मिनिस्टर जाकर के 1000 करोड़ की घोषणा किए फिर किए। तो देखिए एक कोई घटना घट जाती है। अब देखिए दिल्ली में हिंदू सिख का घटना घटा, तो हिंदू सिख की घटना घटी तो कांग्रेस के समय में घटी, तब उसको लेकर के क्या कहते हैं कि आप कितना दिन तक चलाते रहिएगा। उसी तरीके से भागलपुर का कॉमनल राइट्स हुआ, मलियाना का हुआ, मेरठ का हुआ, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश तो भरा हुआ है कॉमनल राइट से। अभी मुजफ्फरनगर में हुआ, लेकिन यहाँ एक हुआ, वो हुआ गोधरा कांड हुआ। अब गोधरा कांड को हुए 12 साल हो गए, 12 साल में एक युग बदल जाता है। तो आप सब चीज को भूल रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं भूल करके जो है उस रथ के चक्का को जो है आगे बढ़ने दीजिएगा, उसी को पकड़ के घुमाते रहिएगा। तो आप ये श्योरिटी और यकीन दिलाते हैं कि जो आप थे वही हैं? नहीं, हम इतना एश्योर दिलाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के राज में जो कॉमनल राइट्स का बाढ़ आ गया था और जिस तरीके से मुसलमान अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, 6 महीने के बाद
कोई मुसलमान ना तो अपने को असुरक्षित महसूस करेगा और ना कहीं क्या कहते हैं कम्युनल राइट्स तो होगा। कम्युनल राइट्स तो राज में होते हैं, लेकिन जहां कहीं भी होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है। चलिए हम भी यही यकीन करते हैं। रामविलास साहब, ये हमारा आखिरी सेगमेंट है और उसमें जो लोग हैं, आम लोग हैं जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, वो अपने लेटर्स हमारे पास भेजते हैं। और हमारे पास ये लेटर आया है सिवान से खालिद मुइन का। उनका ये कहना है कि MP हैं आप और अब आप मिनिस्टर बन गए हैं, तो आप ये कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप अपने इलाके का सही तरीके से ख्याल रखेंगे? देखिए, हमारा जो इलाका है हाजीपुर है, और हाजीपुर में रामविलास पासवान ने जितना काम किया है, मैं इसे नहीं समझता हूँ किसी MP ने और प्रतिनिधि ने अपने क्षेत्र में उतना काम किया होगा। हाजीपुर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, वहाँ जोनल ऑफिस, हम रेल मंत्री बने, जोनल ऑफिस खुला। हाजीपुर में क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उसका क्या कहते हैं कि ऑफिस वहाँ बना। जो वहाँ सीपेट क्या कहते हैं, सीपेट का क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन खोले, नाइपर का खोले, होटल मैनेजमेंट खुला। इसलिए हाजीपुर में कहने की जरूरत ही नहीं है। हाजीपुर का उदाहरण तो बिहार में सब जगह देता है, लोग पूरे देश में देता है कि हमको रामविलास पासवान के समान प्रतिनिधि चाहिए जो विकास के लिए क्या कहते जाना जाता है। तो इसलिए जो भी हमसे बन पाता है हम करते रहते हैं। हमने हमेशा कहा है कि हाजीपुर मेरी माँ के समान है, और माँ का कितना भी कर्जा उतार लीजिए तो आप उतार नहीं सकते हैं। तो इसलिए उसमें क्या कहते हैं कि सबको मालूम है, और जो भी हमसे होगा करेंगे। और ये पटना से विवेक का है अगला ख़त, और इनका ये मानना है कि जो अभी तमाम चीज़ें बदल रही हैं बिहार में, उसमें आप अपने आप को किस तरह से पाते हैं? कुछ नहीं, हम लोग NDA के साथ में हैं, NDA की सरकार बनेगी और हम लोग 3/4 बहुमत से जीतेंगे। ये जो गठबंधन हो रहा है, एक दूसरे के, लालू यादव जी कल तक नीतीश कुमार को गाली दे देते, नीतीश कुमार लालू यादव को गाली दे देते, वो कहते थे जंगल राज है। चलिए, आप क्योंकि इसका हिस्सा हैं तो आपको इतना होपफुल होना बनता है, और लोग कितने होपफुल हैं वो वक्त आने वाला ज़रूर बताएगा। आखिर में जो हमारे ऑडियंस इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, हमारा दूसरा विभाग भी है, कंज्यूमर है, और जो उपभोक्ता का विभाग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसमें हम उपभोक्ता को कैसे राहत दे सकें, वो सामान खरीदे, बढ़िया सामान खरीदे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कि भारत में सामान इतना अच्छा बने। हमारा BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। बिल्कुल, तो एक्शंस आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, रिजल्ट का इंतजार है, और लोग उम्मीद करेंगे। जाहिर सी बात है, लोग भी इतनी जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जल्दी ज़रूर है कि जो आप एक्शंस ले रहे हैं उनके रिजल्ट लोगों के साथ पहुंचे, उनका फायदा, क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री ऐसी है जो सीधे लोगों से जुड़ी है, उसका फायदा उन तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो नाज़रीन, आज हमने बात की रामविलास पासवान साहब से। फिर से होगी आपसे मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।